आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी नई वीडियो। हमारे टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। हमारा पहला टॉपिक होगा स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में हुई। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था तथा इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1924 में। महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। 1923 में विशेष अधिवेशन अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष चुना गया था जो दिल्ली में हुआ था, और 1923 में 39वां अधिवेशन में मौलाना मोहम्मद अली को अध्यक्ष चुना गया था जो काकीनाडा में हुआ था, और 1922 में 38वें अधिवेशन में देशबंधु चित्तरंजन दास को चुना गया था अध्यक्ष जो गया में हुआ था, और 1925 में 41वां अधिवेशन में श्रीमती सरोजनी नायडू को चुना गया था जो कानपुर में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में। राष्ट्रगान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 11 दिसंबर 1911 को लिखा गया। यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन 1907 से कांग्रेस का विभाजन 1916 तक बना रहा। एनी बेसेंट ने गरम दल और नरम दल को कांग्रेस के मंच पर पुनः एक साथ लाने का सफल प्रयास किया। 1916 को कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए और समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किया और इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबाजी तथा उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड
डॉफ्रिन थे। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट एवं प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थीं। हमारा अगला क्वेश्चन है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल परिसर में किस जगह हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बम्बई में। हमारा अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1924 में बेलगांव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को की थी। भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दलों में से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समय पर अधिवेशन आयोजित किए गए थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन वर्ष 1885 में बम्बई में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। वर्ष 1924 में बेलगांव, जो कर्नाटक में स्थित है, कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने पहली एवं अंतिम बार अध्यक्षता की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को किस चरण के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य। भारतीय राष्ट्रवाद के बाद पहले या प्रारंभिक चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है। प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ स्थापित इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था, जो पश्चिमी की उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रेरित था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन 1905 में किस ब्रिटिश द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्जन। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में सन 1905 में हुआ था। यह विभाजन लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुधार के नाम पर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करने एवं हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के उद्देश्य से किया था। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 19 जुलाई 1905 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में लिया गया था। इस निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी तथा 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया। इस विभाजन का प्रमुख कारण बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना था। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरेंद्र बनर्जी ने। ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा के पश्चात 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा
बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसी दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था तथा इन्हीं के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इसी दिन राखी दिवस भी मनाया जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, यह किस आंदोलन में कहा गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वदेशी। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। इस आंदोलन में विदेशी सामान, कपड़ों, स्कूल का विशेष रूप से बहिष्कार किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सरकार के प्रशासनिक भार का सहज करना। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का कारण जनता को बताया कि जरूरी प्रशासनिक असुविधा के कारण बंगाल का विभाजन करना पड़ा, परंतु उनका मकसद बंगाल की राष्ट्रीयता को भंग करना एवं सांप्रदायिकता को बढ़ाना ताकि अंग्रेज बांटो और शासन करो की नीति सफल हो सके। 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन निर्णय लिया गया। 7 अगस्त 1905 कलकत्ता में बंगाल विभाजन के विरुद्ध ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ और स्वदेशी अपनाने पर बल दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन लागू हुआ। पूरे बंगाल में इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1893 में। महात्मा गांधी शेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। शेठ अब्दुल्ला ने गांधी जी को एक मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया था। गांधी का अफ्रीका जाने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ, लेकिन यहाँ भारतीयों के साथ भेदभाव देखकर गांधी अंदर से विचलित हो गए। डरबन यात्रा के दौरान गांधी जी खुद भी इसके शिकार हुए। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? इसका सही आंसर होगा लुईस फिशर ने। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुईस फिशर ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। महादेव गोविंद राणे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का गोल्ड स्टोन कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1924 में। महात्मा गांधी
सिर्फ एक बार 1924 में हुए कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका की पीटरमार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1893 में। सन 1893 में रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटरमार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे में सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष था। बेलगांव में 1924 में की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का किस्सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्यवसाय। गांधीवादी दर्शन में महात्मा गांधी ने अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह के बारे में विस्तृत व्याख्या एवं लोगों को प्रोत्साहित किया है, जबकि व्यवसाय के बारे में गांधीवादी दर्शन का कहीं उल्लेख नहीं है। गांधी जी आत्मनिर्भर ग्राम समाज की संकल्पना पर जोर देते हैं तथा व्यवसाय के जरिए मुनाफाखोरी की निंदा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1917 में कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था? भारतीय स्वतंत्र आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह सन 1917 में हुआ महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खदान के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। यह 3 कठिनाई पद्धति के खिलाफ किया गया आंदोलन था, जिसमें अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा खेती के जमीन के 1/3 हिस्से पर नील उगाना अनिवार्य कर दिया गया था। गांधी जी द्वारा सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष में की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फरवरी 1919। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इसके सदस्य इस कानून की अवज्ञा कर जेल जाते थे। गांधी जी ने रोलेट एक्ट का पुरजोर विरोध किया तथा ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कौन सी अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी विकेंद्रीकृत। महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की तथा कुटीर उद्योग पर जोर दिया। इनके अनुसार उद्योग व संपत्तियों पर केवल चंद लोगों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की, जिसके अनुसार निर्णय आम सहमति से होना की गिनती के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खादी। महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। भारत के स्वतंत्र आंदोलन में खादी का बहुत
महत्व रहा है। महात्मा गांधी ने 1920 के दशक में गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी का प्रचार प्रसार बहुत जोर से शुरू कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग। महात्मा गांधी जी बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के कट्टर विरोधी थे। उनका विश्वास था बड़े पैमाने के उत्पादन से ही विभिन्न सामाजिक और आर्थिक दोष उत्पन्न हुए हैं। मशीनों का प्रयोग मनुष्य को आलसी बना देता है। महात्मा गांधी गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग और गांव के सर्वोदय के समर्थक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहनदास करमचंद गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी थे। यह गांधी जी की आत्मकथा है। यह आत्मकथा उन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गांधी जी ने गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, जिनमें से प्रमुख शर्तों के अंतर्गत यह नहीं आता है कि भाईचारे की भावना को विकसित करने हेतु पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। एक आदर्श गांव हेतु शर्तें निम्न हैं। इसमें जाति पाति का भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिए। यह भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। आदर्श गांव में धर्मशाला एवं डिस्पेंसरी होना चाहिए। आदर्श गांव में साफ सफाई एवं स्वच्छता तथा शौचालय का प्रबंध होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान पर पहुंचे थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दरवन। महात्मा गांधी 1893 में भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के दरवन पहुंचे थे। वह दक्षिण अफ्रीकी भारतीय समुदाय के नेता बने। में अहिंसक आंदोलन में उनकी भागीदारी रही। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने जून 1904 में दरवन के बाहर किस वस्ती नामक एक समुदायिकी क्रियाशील मठ की स्थापना की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फोनिक्स। 1904 में महात्मा गांधी जी द्वारा फिनिक्स वस्ती नामक एक समुदायिकी क्रियाशील मठ की स्थापना की। यह दक्षिण अफ्रीका के दरवन शहर में अवस्थित था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से प्रारंभ किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेज मालिकों के विरुद्ध किया गया था। चंपारण के किसानों से अंग्रेज मालिकों ने एक करार कर रखा था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी कृषि क्षेत्र पर नील की खेती करनी पड़ती थी। इसी पद्धति को थिनकटिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन डांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 मार्च 1930 में। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय को सूचित किया कि वे अपने 78वें अनुयायियों के साथ डांडी मार्च करने जा रहे हैं। डांडी मार्च अंग्रेजों द्वारा लाए गए नमक कानून के विरुद्ध में था। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से
सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदर्भ प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता अर्थात राष्ट्रपति कहा और उनसे आशीर्वाद मांगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को हो गई थी। इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी। असहयोग कार्यक्रम पर विचार हेतु सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का विरोध सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने किया, जबकि प्रमुख विरोधी C.R. दास थे। उनका विरोध विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर था। मदन मोहन मालवीय, C.R. दास, विपिन चंद्रपाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकरन नायर के विरोध के बावजूद अली बंधुआ तथा मोतीलाल नेहरू के सहयोग से प्रस्ताव पास हो गया। दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वीर राघवचारी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें C.R. दास ने असहयोग आंदोलन से संबद्ध प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में उपाधियों एवं प्रशासतियों को लौटाना, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत एवं विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के साथ ही रचनात्मक कार्यों जैसे चरखा वितरण, स्वदेशी शिक्षण संस्था की स्थापना, मद्यपान निषेध एवं अस्पृश्यता के अंत उल्लेख था। हमारा अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड में हुई एक हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस चौरी चौरा की घटना में उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दिया था, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड भारत के किस राज्य में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा कांड की तिथि 5 फरवरी 1922 है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण कुद्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 22 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग बंद करना पड़ा, किस जिले में घटी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोरखपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नमक के कर के विरुद्ध। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1931 तक चला। गांधी जी द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्रीय मांग पत्र पर विचार न करने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। यह आंदोलन अहिंसात्मक ढंग से किया गया। गांधी जी ने इसकी शुरुआत डांडी मार्च या नमक कर के विरुद्ध गुजरात के दांडी नामक स्थान से की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 फरवरी 1922। हमारा अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी को 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनैतिक कैदियों को रिहा करना। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। हमारा अगले टॉपिक का नाम है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वह क्रांतिकारी नेता नहीं थे, जबकि अन्य सभी क्रांतिकारी नेता थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्र सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इलाहाबाद। 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आजाद सुखदेव व अन्य साथियों के साथ इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में भविष्य की योजनाओं के बारे में विचार कर रहे थे, तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आजाद ने पिस्तौल निकालकर गोलियां चलानी शुरू कर दी और सुखदेव को वहां से भगा दिया। अंत में उनके पास एक गोली बची तो उन्होंने प्रण लिया कि वो जीवित रहते पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ेंगे और बची गोली स्वयं के ऊपर दाग दी, आत्म बलिदान कर लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भगवती चरण बोहरा। क्रांति भगवती चरण बोहरा ने बम का दर्शन नामक एक प्रसिद्ध लेख लिखा था, जिसका शीर्षक हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का घोषणा पत्र रखा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वी.डी. सावरकर। सन 1904 में क्रांतिकारियों विनायक दामोदर सावरकर, उनके सभी भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर ने गोपनीय समिति यानी कि गुप्त समाज के रूप में अभिनव भारत समिति का गठन किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरदयाल। गदर पार्टी गुलाम भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन या इसकी स्थापना 21 अप्रैल 1913 में सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में जो स्थित है वहाँ पर हुई थी। इस आंदोलन के प्रमुख नेता लाल हरदयाल थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जतिन दास। जतिन दास अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक कैदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई। मृत्यु की तारीख है 17 सितंबर 1929 में। जतिन दास HSRA के क्रांतिकारी थे। उन पर भी लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा संयुक्त रूप से चला था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किंग्सफोर्ड। 1908 में D.H. किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश थे। उन पर 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका। किंग्सफोर्ड बच गया, परंतु दुर्भाग्य से उस गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, परंतु खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। 1908 में 15 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को फांसी दे दी
वे सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वीर सावरकर। मुक्त भारत समाज की स्थापना वीर सावरकर ने की थी जब वे छात्र थे और इंडिया हाउस में रहते थे। उस दौरान अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए क्रांतिकारी दलों का गठन किया। उसमें ये प्रमुख थे। इन्होंने अभिनव भारत तथा मुक्त भारत समाज जैसी संस्था की स्थापना की। वीडी सावरकर ने 1909 में 1857 के विद्रोह पर किताब लिखी। किताब का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ में।